अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त गैर मामूली बारिशों और सैलाब की लपेट में है और ये ऐसा नहीं है कि रात 12 घंटे के अंदर ये सारी काया पलट होगी और हमें इसके मुतल्लिक़ इल्म नहीं था। मैं पिछले 4 हफ़्तों से तकरीबन मुसलसल हर प्रोग्राम के अंदर ये सवाल उठाता हूँ कि हमें ये जो दरियाओं के अंदर घर बन जाते हैं, जो ग्रीन एरियाज़ के ऊपर हम कब्ज़ा कर लेते हैं, जो हमने दरख्त काट काट के ज़मीनें कब्ज़ा कर ली हैं, सूबों को हमने इतने वसाइल दे दिए हैं कि वो हर कचरे के डब्बे के ऊपर अपनी तस्वीरें छाप लेते हैं और हर गली की नुक्कड़ के ऊपर उनकी एक चीफ़ मिनिस्टर की फ़ोटो छपी नज़र आती है। लेकिन हम उन सूबों के अवाम की फ़लाह और बहबूद के लिए और उनकी हिफाजत के लिए कुछ कर नहीं रहे। इसीलिए मैं NFC अवार्ड को रिव्यू करने को भी सपोर्ट करता हूँ, बड़ा स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि उन वसाइल का सूबों के अंदर ज़िया किया जा रहा है। जो गैर मामूली बारिशें हैं वो अचानक नहीं हुई हैं। क्लाइमेट चेंज से ये पिछले 15-20 सालों में ये चौथा 5वां मौका है कि पाकिस्तान डूबने लगा है। पंजाब के अंदर 1980 की दहाई से शुरू कर लें, 1981 से, तो 2025 तक इन 45 सालों में एक परवेज़ इलाही की हुकूमत और एक उस नालायक बुज़दार की हुकूमत, अगर ये दो को आप साइड पे कर दें तो मोर और लेस शरीफ फैमिली बिला शिरकत गैर पंजाब को रूल करती रही है और इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट के साथ पंजाब में इनकी हुकूमत कायम रही है। किसी ने इनको रोड़े अटकाए नहीं। और जब पंजाब में इनकी हुकूमत होती है, आम तौर पर मरकज़ में बड़े मियाँ साहब होते थे तो पंजाब में छोटे मियाँ साहब होते थे, या मरकज़ के अंदर जनरल ज़िया का दौर था तो पंजाब के अंदर नवाज़ शरीफ साहब थे। अब मरकज़ के अंदर चचा हैं तो पंजाब के अंदर भतीजी है। अगर आप सिंध में चले जाएँ तो सिंध के अंदर भुट्टो ख़ानदान को भी यही फैसिलिटी हासिल है। वो बिला शिरकत गैरे वो मालिक हैं इस वक्त सिंध के, और जितने वसाइल हैं उनका एक नॉमिनी चीफ मिनिस्टर होता है जो कठपुतली से ज़्यादा उसका किरदार नहीं होता। तो इस वक्त जो लोग डूब रहे हैं पंजाब के अंदर, सियालकोट, नारोवाल, हाफजाबाद, सरगोदा, लाहौर, कसूर, उकाड़ा, फैसलाबाद एंड मैनी अदर सिटीज़, फ़ौज को तलब करके हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों को बचाने के लिए अव्वलीन ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत की थी जो उन्होंने अदा नहीं की। जो सूबे को पैसे आते हैं तो 60% के करीब पैसा सूबों को चला जाता है। वो सूबा पैसे किस चीज़ के ऊपर लगाता है? 2.5-3 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है पाकिस्तान के अंदर, तालीम पे भी नहीं लगाते। हेल्थ सेक्टर के लिए लोग रुल जाते हैं सड़कों के ऊपर, प्राइवेट डॉक्टर से किसी से या मेडिकल स्टोर से खुद एंटीबायोटिक्स ख़रीद के खा लेते हैं क्योंकि और उनके पास चारा कार कोई नहीं होता, हेल्थ पे भी नहीं लगता। तो पैसा लगता कहाँ है? अगर इसका एक सही तरीके से ऑडिट कर लिया जाए तो शायद इस कौम को उसका जवाब मिल जाए। इस डिज़ास्टर के अंदर पंजाब हुकूमत का रोल जो है बहुत ही नाकस है। रात को आधी रात के बाद अगर लोगों को आप कहें कि पानी आने लगा है निकल जाओ, और उस वक्त सियालकोट डूब गया हो, उस वक्त लाहौर की आबादियाँ और कसूर की आबादियाँ ऐसी सूरत हाल में हों कि वो सरों पे दुपट्टा भी ना हो और औरतें घरों से भागने पे मजबूर हो क्योंकि पानी आ चुका था। जब उनको ये वार्निंग साइन नज़र आता है कि घर छोड़ दो, पानी आ गया, दरवाजे पे है पानी। मैंने BBC पे अभी स्टोरीज़ पढ़ी हैं कि जिन इलाकों से लोगों ने घर खाली किए हैं वो ऐसी कैफियत में थे कि उन्होंने कहा कि सांप साइड पे गुजर रहे थे और हम खौफ से मारे अल्लाह से दुआएं मांगते हुए वहाँ से निकले। ये सूरत हाल है। ये हुकूमत का किरदार ये है। अब वक्त से पहले बंदोबस्त नहीं किया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर लिया गया रूडा, रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से, और रूडा का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ये था कि आपने एक बहुत बड़ी झील बनानी है, बांध बनाना है जो रिवर फ्लोज़ का नेचुरल चैनल है, उसके लिए एक चैनलाइज़ करना है कि पानी जब भी आएगा बारिश का या भारत छोड़ेगा तो उसको चैनलाइज़ कैसे करना है। भारत की अपनी आबी जारियत मौजूद है, उसने बड़ा रेला छोड़ा है, चनाब के अंदर भी छोड़ा है, रावी के अंदर भी छोड़ा है, वो छोड़ेगा। ख़ुद को डूबने से बचाने के लिए वो हमेशा ये काम करेगा। वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं है आपका। उसने इंडस वाटर सिस्टम के तहत भी जो इतलात देनी थी वो भी नहीं दी, वो भी उसने जुल्म किया, ज़्यादती की, इंटरनेशनल लॉज़ की खिलाफ वर्जी की। लेकिन जो हमारा काम था हम ना करें तो उसका इल्ज़ाम दूसरे को दें। ग्रीन एरियाज़ हम प्रोटेक्ट ना करें, उसके ऊपर दरख्त काट काट के हम सोसाइटियाँ बना दें, जहाँ बन बनाने थे बन ना बनाएं, या मट्टी के बन बना दें जो पहले रेले के नतीजे में ही वो बन सारा मट्टी बहा के ले जाए और वो पानी सारा मट्टी बहा के ले जाए, और फिर हम एक्सियन और वो जो इरिगेशन का महकमा उसको पैसे कमाने के लिए करोड़ों और अरबों रुपए के नए कॉन्ट्रैक्ट दे दें। तो ये कसूरवार हम हैं। अगर हम दरख्तों की कटाइयाँ कर दें, जो नेचुरल सरफेस के ऊपर अल्लाह ताला ने एक कुदरती सेंचुरीज़ के ओवर द सेंचुरीज़ एक डेवलप करता है वाटर चैनल्स, वो हिल टॉरेंट्स का भी रास्ता बनता है। बरसाती पानी आता है तो पहाड़ों से गुजर के किस रास्ते से गुजरेगा, और इसी तरीके से दरियाओं का पानी चाहे 20-30 साल बाद बारिश आए
समा के पानी से जो पिंडी में तबाही हुई, दो जो इर्द गिर्द डेवलपर थे बड़े, उन्होंने समा का वो रास्ता तंग किया, इर्द गिर्द प्लाजे बनाए, उससे तबाही हुई। अब रावी जो तबाही करेगा उसकी भी ज़िम्मेदार यही इंतज़ामिया और यही हुकूमत है, जिसका काम था कि वो उन एरियाज़ को प्रोटेक्ट करे। अगर कहीं पे कब्ज़ा है तो उस कब्ज़े को हटाए। अगर रिवर बेड के अंदर लोगों ने इंक्रोचमेंट्स करनी है तो उनको वक्त पे रिमूव किया जाए। आपका जो लोकल मशीनरी है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर आपका पूरा जो डिपार्टमेंट बनाया जाता है सूबाई सतह पर, वो बनाया इसीलिए जाता है कि आपने सर्विस डिलीवरी करनी है, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करनी है। अव्वलीन रियासत की ज़िम्मेदारी यही है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। तो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अगर नहीं है, वही अगर कंप्रोमाइज़ हो रहा है, तो फिर तो आप अपनी ड्यूटी अदा करने से कासिर हैं और पंजाब हुकूमत मुकम्मल नाकाम है। और ये पानी आगे सिंध में जाना है तो अल्लाह खैर रखे। लास्ट टाइम जब सिंध में गया था तो उसके बाद जो कुछ हुआ था वो लोगों के लिए बहुत तरस भी आता है और अल्लाह ताला से हम माफ़ी भी मांगते हैं कि इस जगह पे बिठाया हुआ है। हमें शायद रोज़ाना ये भाषण जो आज मैं दे रहा हूँ, साल के 365 दिन यही भाषण देना चाहिए कि शायद किसी को खौफ खुदा आ जाए और वो यूँ हाथ ला के तस्वीरें खिंचवा के साथ कैमरा टीम ले जा के, उससे लोग नहीं बचते, काम करना पड़ता है अमली तौर पर। इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं होता। प्रोग्राम के आगाज़ में उमर याकूब साहब हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे। उमर और जहांगीर दोनों हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। उमर आप बताइएगा और जहांगीर आप भी बताइएगा। पहले उमर आप बताइएगा पर और वहाँ क्या सूरत हाल है? नदीम साहब, मैं कसूर का इलाका है गंडा सिंह वाला, जहाँ पर तकरीबन 30 से ज़ायद देहात हैं जो मुतासिर हुए हैं, जहाँ पे सैलाब का पानी आया है। और आज तीसरा दिन था रेस्क्यू ऑपरेशन का। तो आज दिन भर की जो कार्रवाई थी वो अगर आपको बताऊं तो आज पता चला था कि आज वज़ीर आला पंजाब ने यहाँ पर विज़िट करना है, तो दोपहर को यहाँ पर दौड़ें लग गई थी। आला अफसरान यहाँ पर आए, DPO DCO सब यहाँ पर आ गए, रोड साफ़ कर दी गई। और जो लोग सैलाब में फंसे हुए थे उनके जो रिश्तेदार यहाँ पर पहुँच रहे थे कि किसी तरह उनकी मदद कर सके, खुद कर सके, क्योंकि बहुत से लोग परेशान थे कि उनके करीबी अजीज़ घरों में महसूर है, तीसरा दिन है, तो उनको निकालने के लिए अगर उनकी मदद के लिए कोई उनका रिश्तेदार यहाँ पर आ रहा था तो उसको भी रोक दिया गया था कि बड़े यहाँ पर साहब आए हुए तो आप रूट पर नहीं जा सकते। तो अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जुज़वी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और दिन भर यहाँ पर सूरत हाल ये कि जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे वो जिन्हें लेने के लिए जा रहे थे, जो लोग महसूर थे, वो आने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका ये एतराज़ है कि जो उनके पास घर में कीमती सामान है, जो जानवर हैं, पहले उनको महफूज बनाया जाए या गारंटी चोरी नहीं होंगे, उसके बाद वो अपने घरों को छोड़ेंगे। और कितने गाँव हैं जो मुतासिर हुए मुंतकिल होंगे? क्योंकि उमर कितने गाँव हैं जो मुतासिर हुए? सरजीत मजमूई तौर पर तो 72 गांव हैं जो छोटे बड़े हैं, जिनके अंदर कम से कम आबादी जो है वो 2000-2500 है। तो 72 के करीब ऐसे गांव हैं कसूर, ज़िला कसूर के, जो मुतासिर हुए हैं, जहाँ पर पानी जमा है। और अभी भी चूँकि यहाँ पर जो कैपेसिटी थी वो 20,000 की थी और जो रेला गुजरा है जो पानी का वो 2,53,000 क्यूसिक का था। मतलब इतना ज़्यादा पानी था। कुछ जगहों पर जब मैं रेस्क्यू टीम के साथ जा रहा था तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर 2-2 मंजिला घर थे जो कि नीचे हैं और उसके ऊपर से हम लोग गुजरे। मतलब 26 से 30 फीट का पानी यहाँ पर जमा है और वहाँ पर उससे आगे जो गांव हैं उनके अंदर, जो घरों के अंदर लोग हैं, वो भी महसूर है। ज़्यादातर खवातीन है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब पुलिस यहाँ पर जाती है, अगर खवातीन अभी भी अंदर, जब जाते हैं, खवातीन अभी भी अगर उन घरों के अंदर हैं तो उनको रेस्क्यू कैसे किया जाएगा? नदीम साहब, डेफिनेटली वो तो घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ये आपको अगर मेरे अक्का पे लाइट्स नज़र आ रही है ना, तो ये एक आरजी साहब उन्होंने एक शहर सजा दिया है कि यहाँ पर लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। यहाँ पे कोई लोग मौजूद नहीं है, कोई जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। एक तहसीलदार है जिसकी सरपरस्ती के अंदर इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखा जा रहा है। ना DCO है, ना ही कोई और बंदा जो यहाँ पर उनको एवैक्यूएट कर रहा हो। तो जहांगीर खान से पूछते हैं, जहांगीर खान आप कहाँ पर है? जहांगीर आप कहाँ पर है? नदीम साहब, मैं हेड मराला रोड पर शेरपुर गांव है, यहाँ मौजूद हूँ। और यहाँ तक पहुँचते हुए जितने देहात और जितनी शहरी आबादियाँ मैंने देखी हैं, वहाँ पर सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है, क्योंकि पलखू का बंद टूटा और बंद टूटने से पानी जो है वो इन तमाम देहातों को अपनी लपेट में ले चुका और बड़ी तेज़ी से हसनवाल के इलाके की तरफ बढ़ता हुआ मैंने देखा। इसके अलावा शेरपुर के इलाके में, लालपुर के इलाके में, रहमताबाद के इलाके में बारिश का और सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है। इवैक्यूएशन की बात की जाए तो मैंने इस सारे रोड पर तकरीबन 18 किलोमीटर का ये डिस्टेंस था,
माँ सिवाय 2 रेस्क्यू की गाड़ियों के कोई सरकारी एहलकार या कोई भी ज़िले इंतज़ामिया का एहलकार या कोई व्हीकल या कोई मशीनरी नहीं देखी। अपनी मदद आप के तहत लोग यहाँ से इवैक्यूएट कर रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं, अपना माल मवेशी, अपना साजो सामान और अपने बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लोड करके, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार करके यहाँ से शहर की जानिब जाते हुए देखे हैं। शहरियों का ये कहना है कि कोई भी इंतज़ामी एहलकार जो है या कोई ओहदेदार, कोई ऑफिसर, कोई हुकूमती ओहदेदार जो है वो इनके इलाकों तक अभी तक नहीं आया। 3 हलाकतें जो है वो आज की तारीख में रिपोर्ट हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुआ इलाका वो माछी खोखर का इलाका है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। और शेरपुर की जानिब आते हुए कोटली लोहारा का जो इलाका है वहाँ पर भी सैलाबी पानी दाखिल हो चुका हुआ है। बजवात सेक्टर की बात की जाए तो इससे आगे बजवात सेक्टर है, जिसके तकरीबन 60 से 70 देहात जो मुकामी लोग हैं वो बताते हैं कि सैलाबी पानी उनमें दाखिल हो चुका है। वहाँ पर आर्मी है, आर्मी लोगों को इवैक्यूएट कर रही है, नकल मकानी उनकी मुकम्मल करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आगे शहरी आबादी की जानिब बात की जाए तो शहरी आबादी में पहुँच कर यहाँ से सियालकोट शहर तक जाने के लिए लोग ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ की मदद ले रहे हैं और वो अपनी मदद आपके तहत शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 4 बजे ऐलानात मसाजिद में करवाए गए कि फिलफौर इन इलाकों को खाली कर दिया जाए, क्योंकि किसी भी वक्त सैलाबी पानी जो है वो इन इलाकों में दाखिल हो सकता है। लोग अभी निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि सैलाबी पानी इन तमाम देहातों में, इन तमाम जो कस्बों में दाखिल हुआ और लोगों का साजो सामान जो है वो डूब गया। अभी मैंने कुछ देर पहले की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने रेस्क्यू एहलकारों को एक सीढ़ी की मदद से माछी खोखर के इलाके में लोगों को, खवातीन को और बच्चों को रेस्क्यू करते हुए देखा और सिर्फ 4 रेस्क्यू के एहलकार थे और 1 एमरजेंसी व्हीकल उनके पास थे। इसके अलावा कोई सरकारी मशीनरी जो है वो यहाँ पर इस पूरे 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बहुत ही काबिले अफसोस है। ये जहांगीर खान और उमर याकूब दोनों आपका शुक्रिया। ये जो कहानी हमारे नुमाइंदे सुना रहे हैं, कल रात ये पूरी हमारी टीम जो है आधी रात से पहले से कोई 10-11 बजे से जब वो रेला की खबरें चलना शुरू हुई थी तो उस वक्त से लोग फील्ड के अंदर हैं। बाज़ ऐसे हैं कि शायद पिछले 24 घंटे से मुसलसल फील्ड में। तो ये समा टीवी के नुमाइंदे 24 घंटे अगर ये कैमरा टीम और हमारे रिपोर्टर गुजार सकते हैं तो जिनको सरकार तनख्वाह इस काम की देती है, ये तो समा टीवी के लिए काम करते हैं, तो जिनको सरकार सैलरी इस काम के लिए देती है टैक्स पेयर्स के पैसे से, किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं है, वो नेशनल टैक्स पेयर्स जो हैं वो पैसा देते हैं, उससे इनको सैलरी दी जाती है। अगर वो तशहीरी मुहिम के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो फिर लोगों को हिसाब मांगना चाहिए कि मेरे टैक्स का पैसा कहाँ खर्च हुआ है और पंजाब हुकूमत से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सामिया सईद हमें ज्वाइन कर रही हैं, हमारी नुमाइंदा। सामिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सामिया आप कहाँ पर हैं और बताइए कि वहाँ क्या सिचुएशन है फ्लड्स की। आप तो वेदर रेगुलरली अपडेट करती हैं, वेदर पोजीशन भी बताइए और इस वक्त वाटर फ्लोज क्या हैं रिवर्स के अंदर। सबसे पहले तो इस वक्त मैं दरियाए रावी की जो शादरा साइट है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। दरियाए रावी में इंडिया की डैम से जब पानी आता है तो जसड़ के मुकाम से आता है, जहाँ पर इस वक्त ऊंचे से भी शदीद ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। 1,95,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजर रहा है, जो कि एक्सपेक्टेडली रात 12 बजे तक जो है 2 लाख भी क्रॉस करने के जो खदशात हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। इसके साथ जो मेरी शादरा वाली साइट है इस वक्त जहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर 84,000 का रेला इस वक्त गुजर रहा है, जबकि कल जब मैंने अपडेट किया था तो इस वक्त इसकी मिकदार करीबन 50,000 55,000 क्यूसेक ही थी। लेकिन यहाँ पर जो है अब मामला जो है वो डबल होते जा रहे हैं। और अगर वेदर अपडेट्स की बात करें तो आज भी महकमा मौसमियात की जानिब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बलाई इलाकों में तो शदीद मौसलाधार बारिशें हैं, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब के जो बेशतर दूसरे इलाके हैं वहाँ पर कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। इवन दो हैवी से जो वेरी हैवी रेनफॉल है वो भी एक्सपेक्टेड है। उसी के साथ साथ जो बलाई पंजाब के इलाके हैं जैसे मरी, गिलियात, अटक, वहाँ पर क्लाउड बर्स्टिंग के खदशात का भी जो इजहार है वो किया जा चुका है। तो ये बड़ी एक वर्स्ट और अलार्मिंग सी सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं आपको इस साइट के बारे में बताऊँ तो इस वक्त तो यहाँ पर रेस्क्यू के एहलकार और तमाम टीम्स मौजूद हैं। यहाँ पर इनखला भी करवाया जा रहा था, हम 2-3 दिन से यहाँ पर ही मौजूद थे। लेकिन साथ ही साथ लोगों का ये कहना है कि हुकूमत की जो ऑन ग्राउंड मतलब नोटिफिकेशंस तो आ रहे हैं कि इनखला कर दिया जाए और अपने मामला देखे जाएँ, लेकिन
प्रैक्टिकली फील्ड में हमें जिस तरह से, जिस तादाद से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वैसे कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स देखने में नहीं मिलते। तो यहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त, जो पहले तो लोग इसको पिकनिक पॉइंट भी बना रहे थे, ज़रा इंजॉय भी कर रहे थे कि रावी में बहुत अरसे बाद पानी देखने को मिला, लेकिन अब जो है लोग थोड़े से लम्हा फ़िक्रिया में चले गए हैं कि यहाँ पर अब क्या किया जाए, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बढ़ रही है। जबकि PDMA की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि ये इस वक्त जो शादरा की साइड है वो 1.5 लाख क्यूसेक तक भी पानी का रेला जो है वो जा सकता है। तो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन साथ ही साथ अगर बारिश हो जाती है तो ये सिचुएशन जो है वो वर्स्ट भी हो सकती है। बाकी पहले तो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली बतदरीज पानी में जो है वो इजाफा देख रहे हैं। और हम भी क्योंकि ऑब्जर्वर के तौर पर भी यहाँ पर काफ़ी दिनों से मौजूद है, तो हम भी देख रहे हैं कि एक वाज़ह पानी की सतह में बुलंदी आई है, पानी में तुग़यानी बहुत ज़्यादा है। तो हुकूमत काम करे ना करे, लेकिन लोग जो हैं अपने तौर पर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी सेफ़ मुकाम पर पहुंचा जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है कि किसी सेफ़ जगह पर पहुंचा जाए, लेकिन किस सेफ़ जगह की बात की जाती है तो लोग खासे परेशान दिखाई देते हैं। सामिया सईद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ज़ैनब नईम, माहिर माहौलियात, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर ज़ैनब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ज़ैनब, ये कई हफ्तों से या महीनों से क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो साल से बहस जारी है, लेकिन ये जो करंट वेदर पैटर्न है, एटलीस्ट ये हमें भी कोई 6-8 हफ्तों से पता था कि ये पाकिस्तान में ये चीज़ें आने वाली हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ग्लेशियर बस्ट होंगे, अनयूजुअल वेदर पैटर्न है, अचानक रेन स्पेल, कंसनट्रेटेड रेन्स आ सकती हैं। कुछ ये सारी चीज़ें हमें मालूम थी पहले से या अचानक हो गया? नहीं, ये अचानक नहीं हुआ। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि 2010-11 ही हमारे लिए एक आई ओपनर होना चाहिए था कि हम कितने वल्नरेबल हैं, लेकिन उसके बाद हमने फिर 2015 की हीट वेव का वेट किया, फिर 2022 के सैलाबों का वेट किया, फिर हमने यालाबारियाँ देखी, हमने देखी खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं। मतलब आई ओपनर पता नहीं कब होगा, लेकिन बिल्कुल हमें इन स्पेल्स का पता था। हमें जब मानसून एंटर हुआ पाकिस्तान में, इस दफ़ा जल्दी एंटर हुआ बे ऑफ बंगाल से, तो हमें तभी पता था कि 15 सितंबर तक ये स्पेल्स आने हैं। और उससे पहले जब शदीद गर्मी पड़ रही थी और नमी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में भी टेम्परेचर 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर गया और बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही थी, तब भी हमें पता था कि यहाँ पे सैलाबी सूरत हाल इख्तियार हो सकती है, बारिशें शदीद हो सकती हैं। ये साल से साइंटिस्ट जो हैं वार्न करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी पॉलिसी के साथ साइंस को कनेक्ट करने से हम फेल हो चुके हैं उसमें, और हम प्रिपेयर्डनेस में भी फेल हो चुके हैं। अभी बहुत अच्छे इंतजाम होंगे सूबों के, पंजाब में भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन ये जो लॉस एंड डैमेज है, ये सिर्फ इंसानी जान का नहीं होता, ये आपके इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, आपके लाइफ स्टॉक का होता है, आपकी फसलों का होता है, आपके पूरे GDP पे इम्पैक्ट करता है। उसके बाद जो लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, जिनके वो कोई एसेट नहीं बचता, उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, ये बहुत लंबा पूरी होलिस्टिक प्लानिंग है जो इस वक्त मिसिंग है हमारे कंट्री में। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, लेकिन ये बहुत ही अफसोसनाक है, सूबों के पास इस वक्त जो वसाइल है 60% तकरीबन सूबों के पास चला जाता है, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके लिए काम करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज भी नया फिनोमिना नहीं है, ये ड्राउट ईयर्स लेट 90s में शुरू हुए थे। ये पैटर्न था, साइक्लिक था कि 2-3 साल ड्राउट आते थे, 2-3 साल अबव नॉर्मल आता था। फिर वो आपने 2010-11 वाले फ्लड्स का हवाला दिया, वो बदीन से पानी निकल के जाता ही नहीं था टंडू बागों से आगे, सिंध की ज़मीनों में वो कई हफ्ते खड़ा रहा था पानी, और सांप डसने के इतने वाक़यात थे, और हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी लोगों को बचाने के लिए। अब हर तीसरे साल ये काम पाकिस्तान के साथ हो रहा है, और लोगों को सांप डस के मार दें, लेकिन हम इंसान ना बने कि उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पर तो कोई बड़ी हॉलिस्टिक एक अप्रोच लेते हुए प्लान बनाना चाहिए था, नेशनल लेवल के ऊपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि KP में ये वाक़यात बहुत आम हुए हैं, सांप काट जाते हैं, जो बेचारे सैलाबी पानी या रेले से बच जाते हैं, और एंटी वेनम मौजूद नहीं होता। तो ये हमारे एंड पे बहुत बड़ी मिस प्लानिंग है। और अभी ये जो हो रहा है पाकिस्तान में, हमने देखा क्लाउड बर्स्ट, हमने देखी लैंडस्लाइड, हमने देखा ग्लेशियाई झीलें, उसके बाद हमने देखा अर्बन फ्लडिंग, और अब हम देख रहे हैं दरियाई सैलाब, जो कि हमें पता था कि हमसाया मुल्क ने पानी छोड़ना ही छोड़ना है। और देखिए, वो भी उनकी भी मजबूरी है इस वक्त, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को
किसी मुल्क या बॉर्डर का नहीं पता, वो भी मजबूर है, उनका भी सैलाब आया हुआ है। तो हमें पता था ये रेले आएंगे, लेकिन हमने फिर भी उसकी प्रिपेयर्डनेस नहीं की। और मैं इसको फ्लड सुनामी कह रही हूँ। ये फ्लड सुनामी है, ये जो इस वक्त डिजास्टर हो रहा है, ये पहले इसका तखमीना अगर आप लगाएंगे 2022 से भी ऊपर की बात चली गई है, ये 2010-11 से भी ऊपर की बात जा चुकी है, ये बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और आप जो पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, हमारा जो ये बना हुआ है वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड, आपको पता है हमारे पहाड़ों पे भी सैलाबी रेलों का पानी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिसको आप रोद कोई या हिल टॉरेंट कहते हैं। 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी है, जिसमें से हम 10% भी पोटेंशियल टैप नहीं कर पाते। हमने उस अकॉर्ड में कहीं हिल टॉरेंट पोटेंशियल को जिक्र ही नहीं किया कि वो भी सूबे यूटिलाइज कर सकते। तो हमारी पॉलिसी और प्लानिंग तो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। फिर हमें ये भी पता है कि हमारा हमसाया मुल्क इंडस वाटर ट्रीटी को एबेंस कर दिया है, यानी मानने से इनकार कर रहे हैं वो। हमने उसके हिसाब से भी अपनी वाटर इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट की नहीं। इतना पानी आया, दो ही एक्सट्रीम है पाकिस्तान में, या हमारे पास पानी नहीं है, ड्राउट सीजन, पानी की किल्लत, या हमारे पास इतना पानी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम उसमें से कुछ बचा सकें। तो ये दोनों एक्सट्रीम चल रहे हैं, जिसकी होलिस्टिक प्लानिंग ऑन ग्राउंड हमने नहीं की। तो इसके लिए हम क्लाइमेट चेंज को तो ब्लेम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी प्लानिंग जीरो है रिगार्डिंग एनी डिजास्टर जो क्लाइमेट चेंज से इंड्यूस हो रहा है। एक ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सूबाई सतह के ऊपर प्लानिंग का ना होना सबसे बड़ा जुल्म है और वसाइल के ज़िया का सबसे बड़ा ज़रिया। जब आपको ये पता ना हो कि आप सैकड़ों अरब के मंसूबे शुरू कर रहे हैं, हज़ारों अरब रुपए सूबों को मिलते हैं, और वो कहाँ, उसकी आउटकम क्या है, इकनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न क्या है, क्या फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में, इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ ज़री ज़मीनें और वो सैलाबों की नज़र हो जाएंगी, वहाँ गुर्बत का क्या मयार होगा, जहाँ वर्ल्ड बैंक आपको पहले ही कह रहा है कि हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पावर्टी लाइन। वहाँ पर जब ये सैलाब फसलें डबोएंगे तो वो लोग जो पावर्टी लाइन से ज़रा सा ऊपर थे, वो पावर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे। उनकी आखिरी सर्वाइवल वो फसल है जो इस सैलाब ने डबो दी है। तो वो उनके बच्चे ने दूध कहाँ से पीना है और रोटी कहाँ से खानी है, इसका किसी के पास जवाब नहीं होगा। तो ये वो ज़ालमाना रवैया है जिसके लिए सूबाई हुकूमतें कसूरवार हैं और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि इतने हज़ार अरब का सालाना जो बजट दिया था किस काम पे लगाया है, उसका सूबे के आवाम को क्या फ़ायदा है। और जिसके खेत, जिसकी फसलें, जिसके खलियान तबाह हो गए, जिसके घर गिर गए, जिसके मवेशी इस सैलाब की नज़र हो गए, वो अगला साल ज़िंदा कैसे रहेगा, उसका प्लान क्या होगा, इसका कोई जवाब है नहीं है। जो अभी रिसेंटली हमने इवेंट्स देखे थे केपी के अंदर, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि ये दरियाओं के अंदर जिन्होंने होटल बनाए हैं इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनकी अपनी पार्टी के लोग थे जिन्होंने बनाए हुए थे। वो वुड कटिंग साल से, नॉन नेम है, किसी का नाम नहीं लेता, उसमें कई सियासी शख्सियात के नाम आ जाएंगे। वुड कटिंग में कौन इन्वॉल्व है पाकिस्तान में, जिन्होंने दरख्त गंजे कर दिए सारे? वो कौन लोग हैं जिन्होंने काट के पहाड़ सीमेंट के ये बनाने के लिए और दूसरी चीज़ें मार्बल के बनाने के लिए स्टोन क्रशिंग कर के सैलाबों की राह हमवार की? ये जो पत्थरों की चट्टानें आके गाँव के ऊपर गिर गई हैं, ज़िम्मेदार कौन है? और ये पंजाब वाली साइड के ऊपर एडवांस वार्निंग्स थी, सब पता था कि चनाब में पानी आ रहा है और हफ्तों से पता था और किसी ने एक्ट नहीं किया। अब ये रावी वाला जो एक्स्ट्रा पानी का रेला है, ये पता था इसका भी हमें आ रहा है। इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मनी करेगा, हम अपने साथ दोस्ती ना करें तो फिर हम भी अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। डॉक्टर ज़ैनब, ये आपका शायद स्पेशलाइज्ड एरिया तो नहीं होगा, लेकिन इन क्लाइमेट चेंज की वजह से जब ये सैलाब आते हैं, जिनकी खेत सारे बह गए, उनकी फसलें तबाह हो गई, जिनके घर तबाह हो गए, कच्चे घर होते हैं गांव के अंदर, पक्के घर भी नहीं होते, वो तो बह जाते हैं। मवेशी चले गए, भैंस 1 या 2 घरों में पाली होती हैं, उसी के साथ उसका वो बच्चे रोटी खा लेते हैं, रात को दूध पी लेते हैं, तो उनकी सर्वाइवल कैसे होगी? देखिए, एक इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये कि हमें क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस का कोई मैकेनिज़्म एग्जिस्ट नहीं करता। ये हर दुनिया में, क्योंकि अब ये क्लाइमेट चेंज का मसला हर मुल्क में है दुनिया में, तो वहाँ पे किसान जो, जहाँ पे ख़ास तौर पे जो ज़राअत आपका ज़रिया माश है सबसे बड़ा, तो वहाँ पे किसानों को सबसे पहले देखा जाता है कि हमारा ज़रिया माश जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो उनके लिए क्या पॉलिसी और प्लानिंग लेकर आई जाए। तो रिस्क इंश्योरेंस होती है जिसमें अगर आपको बाहर
बाहर से इसमें पैसे नहीं भी आते तो आप लोकली जो आपका बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, ये बहुत बड़ा सेक्टर होता है जिसकी डायरेक्ट एक्सेस होती है आपकी कम्युनिटीज़ के साथ। आप उनको यूज़ करते हैं और इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं कि अगर किसान को नुकसान होता है, ज़राअत ख़राब होती है, तो उनको कैसे हमने जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनको सोशली सिक्योर करना है, उनके लाइवलीहुड को सिक्योर करना है। तो ये पूरी मैकेनिज्म है जो इस वक्त हमारे मुल्क में नॉन एग्जिस्टेंट है। हमें पता ही नहीं हमारा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का पोटेंशियल कितना बड़ा है और हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। बांग्लादेश में हो रहा है, ये इंडिया में भी हो रहा है, पर पाकिस्तान में बहुत लिमिटेड स्केल पर है। दूसरी चीज़ आपकी है क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अभी देखें ये जो हम बात कर रहे हैं नालों के ऊपर, दरियाओं के रास्तों में कंस्ट्रक्शन, अभी जंगलात की बात है, गलियात को देख लें, केपी साइड पे वो काट काट के होटल और रेस्टोरेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जी, टूरिज्म, इको टूरिज्म के नाम पे बना रहे हैं। बात यह है कि आप रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आज तक पॉलिसी प्लानिंग का हिस्सा बनाया ही नहीं गया क्लाइमेट चेंज में, तो वो तो यही करेंगे। आपने सजाएं रखी ही नहीं है, दरख्त काटने पे कितनी सजा है, कितना फाइन है, तो ये मामलात हैं जब आप सख्ती नहीं दिखाते। तो मलिक अहमद खान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली। मलिक साहब शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप जिस इलाके से मुंतखब होते हैं वो इलाका इस वक्त बहुत ज़्यादा उस खिते में शुमार होता है जहाँ पानी से बहुत ख़तरा मौजूद है। क्या हमें पहले पता नहीं था कि पानी आ रहा है? हमें पता था कई हफ्तों से, तो क्या हम इसके लिए कुछ सद्देबाब नहीं थे कर सकते? जी मलिक साहब, मैं मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी सुन सकते हैं जी। मलिक साहब, मैं इस वक्त भी वहीं पर हूँ जहाँ पे फ्लड इफेक्टेड एरिया है। ये बात आपकी ठीक है, इसके सद्देबाब के लिए जो इक़दाम किए जा सकते हैं वो मलिक साहब, जो इक़दाम किए जाने चाहिए थे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो इक़दाम नहीं किए गए। मलिक साहब को सिग्नल का इशू है क्योंकि वो इलाके हैं इस वक्त जो पानी से डूबे हुए हैं। मलिक अहमद खान अपने इलाकों में इस वक्त घूम रहे हैं, लेकिन वक्त से बहुत पहले कुछ करने की ज़रूरत थी इन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए, कहीं बंद बनाने के लिए, कहीं पे। एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी हमारे साथ हैं। एहसन इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसन साहब, क्लाइमेट चेंज आपका जो स्पेशलाइज्ड एरिया कहने चाहिए ना आपके, उनमें से एक है, लेकिन हमें ये पिछले कई हफ्तों से, महीनों से पता था हमारे साथ क्या होने जा रहा है, इसके बावजूद हम अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं कर पाए। नहीं, देखिए नदीम मलिक साहब, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस स्केल पे पानी आया है, मैं नहीं समझता कि किसी के पास उसके लिए कोई ऐसा हिकमत अमली हो सकती थी कि उस पानी के रुख को मोड़ा जाता या उसके आगे बंद बांधा जाता। जो हुकूमत के करने का काम है वो हमने रिलीफ रेस्क्यू में हमारे जिले के अंदर रावी में 2,65,000 क्यूसेक रावी से पानी गुजरा और नाला डेक से तकरीबन जहाँ 35,000 की गुंजाइश है 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी गुजरा। लेकिन कोई भी एक आधी अमवात जो के बचाते हुए, एक इंसान डूबा है रेंजर्स में, किसी को बचाते हुए कोई इंसानी मौत नहीं हुई, किसी इंसानी जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ। ग्राउंड के ऊपर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, बर वक्त कम्युनिटीज को इवैक्यूएट करना, यही डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के बुनियादी असूल हैं जिनके ऊपर अच्छी तरह काम किया गया। सर, सारे इलाके डूब गए हैं सर? जी, जो डूबे हैं वो तो क्लाउड बर्स्ट, बहुत ज्यादा बारिश हुई है इस इलाके में, और फिर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके मुताबिक अगर एक वर्किंग लेवल पर इंफॉर्मेशन का तबादला होता इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के साथ, तो किसी हद तक ज्यादा बेहतर मिटिगेशन हो सकती थी। लेकिन एहसन साहब, इंडिया तो हमारा दोस्त नहीं है, वो तो दुश्मनी उसने करनी थी, ये तो हमें पता था। लेकिन ये पूरा इलाका नारोवाल, सियालकोट से लेकर कसूर तक सारा इलाका डूब गया, हम तो इसको बचा भी नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं सके। वी आर सो वल्नरेबल। जब 2,65,000 क्यूसेक पानी आएगा तो वो सैलाब ही लेकर आएगा ना। आप मुझे बताइए कि 2,65,000 क्यूसेक पानी को रोकने का क्या बंदोबस्त किया जा सकता है? अब तो मशरकी पंजाब में लोग वहां पर ये कह रहे हैं, अपनी हुकूमत को इल्जाम दे रहे हैं
कि उन्होंने जानबूझ के पानी को जमा करके और रेला बना के पाकिस्तान में उसका अखराज किया होगा पानी को। सर इंडिया ने ये किया होगा, लेकिन मैं तो आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि 2010-11 में हम डूबे, 22 में हम डूबे, पूरी दुनिया के सामने हम गए कि हमें पैसे दे दो, हमारे पास वसाइल नहीं है, आपकी वजह से क्लाइमेट चेंज हम डूब गए। 2022 से 25 के दरमियान में हमने क्या किया इन लोगों को बचाने के लिए, अपने इलाके डूब गए उसको बचाने के लिए? हाँ, आपने जो बात की इसका जवाब मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जितनी कॉप कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें वो तमाम ममालिक के जिन्होंने वादा किया था कि हम $100 अरब उन ममालिक को देंगे जो क्लाइमेट से वल्नरेबल है, $1 अरब भी वो इकट्ठा नहीं कर सके। और इस वक्त दुनिया के वो ममालिक जो इस क्लाइमेट डिजास्टर के जिम्मेदार है वो हमारे जैसे मुल्कों को कह रहे हैं कि आप अब अपने वसाइल से खुद इसको करें। तो अब आप तो खुद जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने $350 अरब का तखमीना लगाया है कि पाकिस्तान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अडेप्टेबिलिटी पे लेके जाएगा तो $350 अरब चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मौजू है इस वक्त दुनिया में क्लाइमेट फाइनेंस का और क्लाइमेट जस्टिस का, कि वो मगरबी दुनिया जो क्लाइमेट डिजास्टर। एहसन साहब, जितने 1000 अरब हम सूबों को देते हैं NFC अवार्ड से, हाफ ऑफ दैट अमाउंट जो है वो इस क्लाइमेट चेंज पे इन्वेस्ट होनी चाहिए, ना कि कचरे के डब्बों के ऊपर, चीफ मिनिस्टर की फ़ोटो छापने के ऊपर। तो मुझे तो बहुत दुख है इस वक्त। अभी ये सिंध वालों ने इसके साथ भुगतना है, अभी तो हम भुगत रहे हैं ना, पंजाब के शहरों का हाल देख रहा हूँ, तकलीफ हो रही है, अभी सिंध में जाके ये भुगतना है हमने। तो हम तो बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने साथ, अपने पाँव खुद कटवा रहे हैं। जी देखिए, इस पर यकीनन हमें जिस हद तक वसाइल है, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की तो सूरत ये है कि जो NFC अवार्ड है उसमें तरक्याती बजट का हुजम 2.6% GDP से घट के 0.8% हो गया है। और इसीलिए मैं तो इस बात को चैंपियन कर रहा हूँ कि हमें संजीदगी के साथ कौमी क़यादत को बैठकर इन चीज़ों पर, क्लाइमेट चेंज जैसे ख़तरात हैं और मुल्क के जो डेवलपमेंट की ज़रूरियात है, वफाकी हुकूमत ने कश्मीर, GB, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी और BIS जैसे प्रोग्राम जो कि डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है सोशल वेलफेयर का, उसका कोई 900 से 1000 अरब रुपए का फालतू बोझ उठाया हुआ है, जिसके नतीजे में हमारा अपना डेवलपमेंट पोर्टफोलियो श्रिंक कर रहा है। और इसलिए जरूरत इस बात की है कि अब सूबे इस बात को महसूस करें कि वसाइल 60% उनके पास जाते हैं और उनको इन चीजों पर अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहिए। सर सूबे तो इन वसाइल को उड़ा रहे हैं, माजरत के साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए चारों सूबों की। आप उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे तो हम NFC का जो टैक्स पेयर्स का पैसा उनको दे रहे हैं वो हम उनको उड़ाने के लिए ना, मौज करने के लिए वो पैसा दे रहे हैं, उसका इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न 0 है। मैं तो इस बात का हमने तहरीरी तौर पे वजीर आजम को और वजारत खजाना को तजवीज़ दी है कि जो NFC अवार्ड है उसको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के साथ मशरूत किया जाए, ताकि जिस बुनियाद के ऊपर सूबों में पैसा तकसीम होता है उसी तरह एक पैमाने और ज़ाब्ते के मुताबिक सूबे के अंदर पैसे और वसाइल की तकसीम होनी चाहिए, ताकि सबको हिस्सा मिले और तमाम जो अहम तरजीहात हैं उनके लिए वसाइल फराम हो। एहसन इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर ज़ैनब आप किया, और इसके अलावा मलिक अहमद ख़ान हमें मुकम्मल तो नहीं ज्वाइन कर सके, लेकिन बहरहाल उनका भी शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।